इंग्लिश लिटरेचर में एडीसी में खुश आमदीद। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे माय लास्ट डचेस, जिसे लिखे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। माय लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक मशहूर नज़्म है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की नज़मों का एक मजमूआ शाया हुआ जिसका नाम था ड्रामेटिक लिरिक्स। माय लास्ट डचेस ड्रामेटिक लिरिक्स में 1842 में शाया हुई। ड्रामेटिक लिरिक्स नाम से पता चलता है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कुछ तजर्बात और मुशाहिदात के बाद शायरी में नए रुझानात पैदा करने की कोशिश की। विक्टोरियन दौर, जो कि गालिबन 1901 से 1837 तक रहा, इस दौरान ब्राउनिंग ने स्टेज ड्रामों की कुछ खसूसियात को शायरी में शामिल किया। नफ्सियाती हकीकत पसंदी और सख्त ज़ुबान रॉबर्ट ब्राउनिंग की शायरी की अहम खसूसियात हैं। माय लास्ट डचेस इन खसूसियात का मुंह बोलता सबूत पेश करती है। अल्फोंसो दोम रेनेसांस दौर में फेरारा, जो कि इटली का एक शहर है, उसका ड्यूक था। उसकी बीवी एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। 1561 में मशकूक किस्म के हालात में वो पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाई गई। 14 साल की उम्र में उसकी ड्यूक के साथ शादी हुई थी और 17 साल की उम्र में उसने इस जहान फानी से कूच किया। अपनी बीवी की मौत के बाद ड्यूक ने टायरोल के काउंट की भतीजी के साथ शादी की। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अल्फोंसो दोम की तारीख पढ़ रखी थी। इस तारीख से मुतासिर होकर उसने माय लास्ट डचेस लिखी। तारीखी पस मंज़र: विक्टोरियन दौर 1901 से 1837 तक। इस दौर में औरतों को मर्दों के मसावी हकूक नहीं दिए जाते थे। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी उन्हें शरीक हयात का मकाम हासिल नहीं था और ना ही उन्हें मोहब्बत के लायक समझा जाता था। औरतों को रोज़मर्रा ज़िंदगी की आम चीज़ समझा जाता था, यानी उन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता था, जिन्हें मर्द अपनी मर्जी के मुताबिक अपने पास रखते और उन्हें कंट्रोल करते थे। शादी के मुकद्दस रिश्ते में भी उन्हें मर्द की मलकियत समझा जाता था कि जिस तरह आम प्रॉपर्टी होती है, बीवियां भी एक किस्म की प्रॉपर्टी हैं। इस किस्म की सूरत हाल में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने माय लास्ट डचेस लिखी। इस नज़्म के ज़रिए शायर ने मेल डोमिनेंट सोसाइटी की नाइंसाफियां तलाश करने की कोशिश की है। नज़्म का तारुफ: माय लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसमें स्पीकर खामोश साइमन की मौजूदगी में स्टेज पर तन्हा बोलता है, यानी जो लिसनर होते हैं वो खामोश होते हैं और जो स्पीकर होता है वो अपनी बात जारी रखता है। माय लास्ट डचेस में शायर खुद कारीन के साथ मुखातिब नहीं होता, बल्कि शायर फेरारा के ड्यूक के जरिए सामाइन के साथ मुखातिब होता है। माय लास्ट डचेस में ड्यूक की बातचीत उसकी नफ्सियाती हालत और साबका डचेस के साथ उसके सलूक को जाहिर करती है। माय लास्ट डचेस, इसमें शायर ने स्टेज ड्रामों और रोमांटिक पोएट्री को मिलाकर एक नई किस्म की शायरी पेश की है। दीगर नज़मों के बरक्स माय लास्ट डचेस में ड्रामों की तरह एक मखसूस जोग्राफिकल सेटिंग है। 16वीं सदी का अल्फोंसो नामी शख्स इटली के शहर फेरारा का ड्यूक है। रेनेसांस दौर है। ड्यूक के महल की निजी आर्ट गैलरी है। इस गैलरी में ड्रामेटिक मोनोलॉग की सूरत में माय लास्ट डचेस तश्कील पाती है। माय लास्ट डचेस समरी: माय लास्ट डचेस में फेरारा का ड्यूक एक खामोश लिसनर के साथ बात करता है। ये लिसनर ड्यूक का मेहमान है। वो अपनी साबका मरहूम डचेस की पेंटिंग की तरफ मेहमान की तवज्जो मबजूल कराता है। डचेस की ये पेंटिंग उसकी निजी आर्ट गैलरी में है। फ्रा पेंडोल्फ इसका मुसव्वर है। ड्यूक अपने लिसनर से कहता है कि ये पेंटिंग जो मुसव्वरी का एक अजीम शाहकार है, फ्रा पेंडोल्फ ने इसे बनाने में सख्त मेहनत की है। ये इतनी जानदार है कि इसे देखकर मालूम होता है कि ये पेंटिंग नहीं है बल्कि खुद डचेस है। ड्यूक अपने मेहमान से कहता है कि वो बैठकर पेंटिंग को गौर से देखे और इस हैरत अंगेज फन का करीब से जायजा ले। ड्यूक अपने सामे से कहता है, यानी लिसनर से कहता है कि उसने जानबूझकर उसे
पेंटिंग के मुसव्वर का नाम बताया है। वो जानता है, यानी ड्यूक को पता है कि ये पेंटिंग एक अजीम शाहकार है। इसे जो भी देखता है इसके मुसव्वर के बारे में दरियाफ्त करता है। हर कोई जानना चाहता है कि वो कौन शख्स है जिसने इस पेंटिंग में जाज़बे नज़र रंग भरे और इसे जानदार शक्ल अता की। ड्यूक कहता है कि जो भी इस पेंटिंग को देखता है वो हैरान होता है और फिर ड्यूक को तकता रहता है। वो कुछ पूछना चाहते हैं, यानी जो भी पेंटिंग को देखते हैं, लेकिन वो अपने ड्यूक के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते। ड्यूक उनके चेहरों से जान जाता है कि वो क्या सवाल करना चाहते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं। लिहाजा वो खुद उस अजीम शाहकार के बारे में बताता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि सिर्फ ड्यूक ही पेंटिंग के पर्दों को हटा सकता है। वो जिसे चाहे इस पेंटिंग को उसे दिखा सकता है। इसके बाद ड्यूक अपने डचेस की पेंटिंग को वजाहत के साथ बयान करता है। वो अपने लिसनर से कहता है कि डचेस के चेहरे पर जिस मुस्कुराहट और निखार का उसने नज़ारा किया है वो मेहमान की मौजूदगी की वजह से नहीं। डचेस की मुस्कुराहट का क्या राज है, ड्यूक अंदाजा लगाता है। वो कहता है कि डचेस शायद उस वक्त मुस्कुराई थी जब फ्रा पेंडोल्फ ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की थी। शायद मुसव्वर ने डचेस से ये कहा हो कि उसकी शाल जो उसने ओढ़ रखी है उसकी खूबसूरत कलाई को कुछ ज्यादा ही ढांप रही है। शायद मुसव्वर ने ये कहकर उसकी खूबसूरती की तारीफ की हो कि वो इस खूबसूरती को तस्वीर में कैद करने के अहल नहीं है। उसके बाद ड्यूक अपनी डचेस पर तनकीद करता है कि उसने ये सब चीज़ें हमेशा कर्टसी के तौर पर ली हैं और वो समझती थी कि ऐसी बातें उसे खुशी दे सकती हैं। ड्यूक कहता है कि उसकी डचेस का दिल आसानी से बहक सकता था और उसे मुतासर करना बड़ा आसान था। डचेस जहां भी देखती हर चीज को पसंद करती और उस चीज की तारीफ करती थी। वो अपने लिसनर को अपनी साबका बीवी की फितरत के बारे में आगाह करता है। वो बयान करता है कि उसकी बीवी के लिए सब कुछ एक जैसा था। जेवरात का तोहफा जो उसने अपनी बीवी को पहनने के लिए दिया था वो उससे खुश थी। इसी तरह वो गुरूब आफताब को देखकर खुश होती है। अगर कोई अहमक बाग से चेरी की शाख भी लेकर आता वो उससे मुतासर होती थी। जिस सफ़ेद खच्चर पर वो महल के गिर्द चक्कर काटती थी वो उस खच्चर से भी उतनी ही खुश होती थी। ड्यूक उसके लिए जो कुछ भी करता है उसे कुछ खास पसंद नहीं था। वो हर चीज को एक ही नजर से देखती थी और हर चीज की यकसा तारीफ करती थी। ड्यूक कहता है कि मर्द उसके लिए कुछ भी करते वो उनकी शुक्रगुजार होती थी। ड्यूक को डचेस के शुक्रिया से कोई मसला नहीं था कि वो शुक्रिया क्यों अदा करती है, मगर जिस तरीके से वो शुक्रिया अदा करती उसका तरीका ड्यूक को पसंद नहीं था। दूसरा मसला ये था कि ड्यूक ने उसे जो भी तोहफे दिए उसे उनकी कोई खास कदर नहीं थी। ड्यूक ने डचेस के साथ शादी करके उसे अपने खानदान का 900 साल पुराना मोज़ज़ नाम दिया, लेकिन डचेस ने इस तोहफे को किसी और के आम तोहफे के बराबर समझा। उसके बाद ड्यूक बताता है कि वो उसे कुछ भी समझाने से कासिर रहा। वो अपने लिसनर से कहता है कि अगरचे वो बोलने में मुहारत नहीं रखता और ना किसी को कुछ समझाने के अहल है, लेकिन अगर वो उसे समझाने के काबिल होता कि उसकी कौन सी बातें ड्यूक को बुरी लगती हैं या ड्यूक डचेस की किन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी, तब भी वो उसके साथ कभी बात ना करता। उसके अंदर खौफ था कि अगर वो उससे बात करता भी है तो वो अपनी जिद पर कायम रहने के बहाने बनाती, जिद करती और ड्यूक से किनारा करती। ड्यूक कहता है कि अगर उसमें अपने आप को तब्दील करने के आसार होते फिर भी वो उसके साथ बात करने की हिम्मत ना करता। वो उसके सामने झुकना नहीं चाहता था। उसके साथ बात करना उसके सामने झुकने के मुतरादिफ था। ड्यूक अपने लिसनर के सामने तस्लीम करता है कि वो जब भी अपनी बीवी के पास से गुजरता वो मुस्कुरा देती
लेकिन जब भी कोई और शख्स डचीज के पास से गुजरता वो इस तरह की मुस्कुराहट वसूल किए बगैर ना रहता। उसका हुस्न सलूक यानी डचीज का हुस्न सलूक जो है हर किसी के साथ रोज बरोज बढ़ता गया। तो उसने यानी ड्यूक ने डचीज के कत्ल का हुक्म सादर किया। इसके नतीजे में उसकी सारी मुस्कुराहटें थम गईं। वो दोबारा पेंटिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अब वो पेंटिंग में इस तरह खड़ी है जैसे वो अभी तक जिंदा हो। अपनी डचीज की कहानी खत्म करने के बाद ड्यूक अपने मेहमान से कहता है, उठ जाओ, सीढ़ियों से नीचे चलें ताकि दूसरे मेहमानों से मिल सकें। ड्यूक अपने लिसनर के मालिक की जेनरोसिटी पर बात करता है। वो आखिरकार इंकशाफ करता है कि लिसनर जो है वो काउंट का खादिम है जिसकी बेटी से ड्यूक जल्द शादी करने वाला है। ड्यूक अपने लिसनर से कहता है कि उसे मालूम है कि उसका मालिक बड़ा जेनरस है, वो जहेज की फिक्र नहीं करता। उसे मालूम है कि वो जो भी मांगेगा काउंट उसे रद्द नहीं करेगा। ताहम जैसा उसने शुरू में कहा था कि काउंट की खूबसूरत बेटी उसके लिए सबसे ज्यादा अहम है। फिर वो सीढ़ियों से नीचे चले जाते हैं। नीचे जाते हुए ड्यूक खादिम की तवज्जो गैलरी में पड़े एक दूसरे शाहकार की जानब मबजूल कराता है। वो इसे गॉड नेपटून का बना हुआ कांसी का मुजस्मा दिखाता है। वो समुद्री घोड़े को सुधार रहा है, यानी मुजस्मा जो है वो इस तरह का मैसेज दे रहा है। ये फन का एक नादिर नमूना था। क्लाउस मुजस्मा साज था। वो ऑस्ट्रिया के शहर इंसब्रूक का रहायशी था। ड्यूक इस ताकतवर खानदान के खादम से कहता है कि क्लाउस ने यह मुजस्मा खसूसी तौर पर ड्यूक के लिए तराशा था। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।